गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10 से इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि आपको मालूम है कि रिसेंटली सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके हिसाब से अब 24-25 से 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि सिर्फ नोट्स पढ़ लेने से आपका काम नहीं होगा, आपको कंसेप्ट समझना होगा और क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके बुक के अंदर से प्लस कुछ जनरल नॉलेज बाहर से भी होनी चाहिए और दोनों को मिला करके ही आपको देना होगा। तो आइए क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग बीच में जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। शुरुआत करते हैं इकोनॉमी से। तो हम लोग अपने आसपास बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं। आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, कुछ लोग जो है वो मिट्टी से ईंट बना रहे हैं, एक कूली सामान ढो रहा है, एक लेडी यहाँ पर कपड़े बेच रही है, दो औरतें वो फूल लगा रही है, बागवानी कर रही है, और एक जेंटलमैन यहाँ पर डिलीवरी का काम कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे इसमें से कुछ लोग गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, जैसे कि ईंट बनाना, कपड़े को बेचना या फिर पौधे को लगाना और उस पौधे से प्रोडक्ट प्राप्त करना। लेकिन एक सामान ढोना और एक पोस्टमैन के द्वारा या एक डिलीवरी बॉय के द्वारा सामान की सर्विस को देना, तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज दी जा रही है, यानी कि गुड्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, फिज़िकल चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं उसके पीछे मकसद क्या होता है। ये सारे लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इनके पीछे एक ही मकसद है और वो है रेवेन्यू जनरेट करना, यानी कि इनकम जनरेट करना, पैसे कमाना। तो पैसे कमाने के लिए जो अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अगर मम्मी घर में खाना बनाकर खिला रही हैं आपको, या आप 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, तो उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो आइए इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई कर ले, अलग अलग तरीके से बांट ले। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्राइटेरिया के हिसाब से हम उसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका जो होगा वो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अनुसार होगा, यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की नेचर क्या है, इसके हिसाब से हम प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या टर्सरी एक्टिविटीज़ में इनको बांटते हैं, या 3 अलग अलग सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में इसको बांट देते हैं। दूसरा क्राइटेरिया जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में हम इसको बांट देते हैं। एक्चुअली दोनों में वर्किंग कंडीशन का फ़र्क है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। ऑनरशिप यानी मालिकाना हक जो है उसके अनुसार जब बांटेंगे तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसको बांट सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनको हम लोग देख लें। तो सबसे पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर को आप समझिए। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि वैसे सारे एक्टिविटीज़ जिसके ज़रिए नेचर ने हमें जो प्रदान किया है हम उसको प्राप्त करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चरल गुड्स को प्रोड्यूस करना, प्लांट्स लगाना और उस प्लांट से फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स को प्राप्त करना, ज़मीन के अंदर मौजूद मिनरल्स को माइनिंग के द्वारा निकालना या फिर कोयले को निकालना, जानवरों से हमें दूध प्राप्त करना। तो ये सब जो है आप देख रहे होंगे कि जानवर, ये प्लांट्स, ये मिनरल्स, ये नेचर के द्वारा गिफ्ट किया हुआ है, इसलिए हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसको निकालते हैं या उसके इस्तेमाल से हम काम करते हैं, तो उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। आइए दूसरा समझें, सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसका बैकबोन होता है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर उसका बेस होगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का ही इस्तेमाल सेकेंडरी सेक्टर में किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं,
क्योंकि यहाँ प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल कच्चा माल के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर से मान करके चलिए कि हम लोग यहाँ से वीट का प्रोडक्शन किया, तो ये प्राइमरी सेक्टर था। इस वीट से हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में फ्लावर बनाया या फिर इससे हम लोग ब्रेड बनाते हैं, तो एक गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। ये नेचर के द्वारा दिया हुआ नहीं है, इसको हम लोगों ने बनाया है। इसी तरीके से आप यहाँ से अगर कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं तो उस कॉटन से हम लोग फाइबर बनाते हैं और फिर उससे कपड़े बनाते हैं, क्लोथ्स। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोड्यूस किए, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर का लाया। प्राइमरी सेक्टर में मान करके चलिए कि शुगर कैन का प्रोडक्शन हुआ, उस शुगर कैन से हम लोग शुगर या फिर जैगरी गुड़ को बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन किए। या फिर डेयरी में दूध से हम लोग चॉकलेट का फॉर्मेशन किए, तो ये सेकेंडरी सेक्टर है। और टर्सरी सेक्टर के अंदर किसी तरह की गुड्स की प्रोडक्शन नहीं होती है, फिजिकल कोई भी इसमें विजिबल गुड्स नहीं होता है। लेकिन टर्सरी सेक्टर के बगैर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर काम नहीं कर सकता है। जैसे कि इस वीट को प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग इसे काट करके और फैक्ट्री तक लाते हैं, तो इस फैक्ट्री तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल हुआ, या हम लोग ट्रेवल करते हैं बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, तो हमें कोई गुड्स नहीं मिलता है। हम केवल वहाँ की सर्विस अवेल करते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं। इसी तरीके से बिजली का कंजम्पशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमें कोई गुड्स नहीं मिलता है। या फिर घर में वाटर की सप्लाई है, तो वाटर का पैसा नहीं लिया जाता, उस सप्लाई का पैसा लिया जाता है। एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका ट्रीटमेंट करता है और आपको दवा लिखता है, तो वो आपको कुछ देता नहीं है, मेडिसिन अलग से खरीदते हो, उसका पेमेंट होता है। तो इस तरह की सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो फिजिकली मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ जो कि इनविजिबल है, इसलिए ये सर्विस सेक्टर है। जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं। आइए इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझें कि किस तरीके से ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में शुगर कैन का ग्रोथ हुआ। टर्सरी सेक्टर की मदद से इस शुगर कैन को ट्रांसपोर्ट करके लाया गया फैक्ट्री में। फैक्ट्री में इस शुगर कैन को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया और उससे फिर शुगर या फिर ड्रिंक्स, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाई जाएगी, उसमें ऐड किया जाएगा इसको। तो आप यहाँ देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर शुगर बना हुआ है। अब यहाँ पर भी सप्लाई जो होगी कंज्यूमर के पास, फिर से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होगा। अगर इस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया हो या करना ही पड़ता है उसको, या फिर वाटर का हम लोग इस्तेमाल किए हों, तो ये टर्सरी सेक्टर फिर से यहाँ इन्वॉल्व हो गया। शुगर कैन को प्रोड्यूस करने में हम लोगों ने अगर पंप का सहारा लिया है इरिगेशन करने के लिए, तब फिर से यहाँ पर सर्विस सेक्टर का इस्तेमाल हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि सारे सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो आइए इसको हम लोग समझें कि इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये किस तरीके से एक कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ आपको ले जाता है। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसको नापने का जो तरीका होता है वो जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन मनी के वैल्यू टर्म्स में, यानी कि पैसे के टर्म्स में एक कंट्री करती है, वो उस कंट्री का जीडीपी कहलाती है। हम इसको दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी सेक्टर का, ये तीनों जो होगा एक साल के अंदर, वही हमारा जीडीपी कहलाएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि शुगर कैन का प्रोडक्शन हुआ, अब ये शुगर कैन से चीनी यहाँ पर बना शुगर, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर नहीं जुड़ेगा।
चूँकि शुगर कैन अगर यहाँ पर 10 रुपये का आपने लिया, ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद ये 12 रुपये का हो गया। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब ये शुगर बना तब ये 20 रुपये का हो गया। तो हम लोग इसको 20 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये ऐसे नहीं जोड़ेंगे। चूँकि यहाँ पर 10 रुपये जुड़ चुका था, इसीलिए इसके बाद 10 के बाद केवल 2 रुपये जो एडिशन वैल्यू है वो जुड़ेगा। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं 12 के बाद 8 रुपये जुड़ा। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ पाएंगे कि ये 20 रुपये जो है हमारे जीडीपी में शामिल हो जाएगा। सिंपली प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों का जो एक साल के अंदर फाइनल वैल्यू होगा मनी टर्म्स में, वही हमारे कंट्री का जीडीपी कहलाता है। और इस जीडीपी को पूरी दुनिया में हर साल मेज़र की जाती है और उसका रैंकिंग किया जाता है। हम लोगों को मालूम है कि यूएसए इस मामले में सबसे आगे है। नियरली 22 ट्रिलियन की इसकी इकोनॉमी है। सेकंड नंबर में चाइना आता है, जिसकी इकोनॉमी नियरली 17 ट्रिलियन की है। फिफ्थ नंबर में हमारा कंट्री इंडिया आता है, जिसकी वैल्यू नियरली 3.9 ट्रिलियन है। तो आइए नेक्स्ट देखें हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स। ये जो तीनों सेक्टर हैं, ग्रेजुअली हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से हम इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। सर्विस सेक्टर का भी उस ज़माने में ग्रोथ नहीं हुआ था। नियरली 90% से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट थे। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेनली अगर हम लोग आएँ तो फार्मिंग और डेयरी, ये दो सेक्टर थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम था और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी कम था। आइए डेटा के हिसाब से देख लें और तीनों को हम लोग कंपेयर कर लें। यहाँ पर आप ये पहला ग्राफ देख रहे हैं, 1973-74 से लिया गया है डेटा। आप देख पा रहे होंगे उस वक्त हमारी जीडीपी बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें भी ये प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखिए ब्लू कलर में जो है वो सब प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद टर्सरी सेक्टर का है और सेकेंडरी सेक्टर का कम कंट्रीब्यूशन है। लेकिन 2013-14 से अगर कंपैरिजन इसका हम लोग करते हैं तो हम ये पाते हैं तब तक हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो चुकी थी, हमारी आबादी भी बढ़ रही थी और हम लोग इस दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ तरक्की भी कर रहे थे। तो इकोनॉमी बड़ी हो गई, जीडीपी हमारी बड़ी हो गई और उसमें कंट्रीब्यूशन को आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 73-74 में प्राइमरी सेक्टर का था, अब वो टर्सरी सेक्टर का हो गया। सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में योगदान टर्सरी सेक्टर का है, यानी कि सर्विस सेक्टर का। सेकेंड लार्जेस्ट में सेकेंडरी सेक्टर हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रह गया। आइए अब हम लोग देखें कि किस तरीके से ये तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहा। 1973 में हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 43% था, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22% था और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 35% था। लेकिन 2003 आते आते हम यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ करके 57% हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ करके 20% हुआ है, घट करके ये 20% हो गया, और प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घट गया और ये 23% पर आ गया। तो इस तरीके से टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ हुआ। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे कि टर्सरी सेक्टर का इतना तेज़ी के साथ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होने के पीछे क्या कारण रहे हैं। आइए, जितने तेज़ी के साथ ये सेक्टर्स ग्रो किए, टर्सरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्या उतनी तेज़ी के साथ ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाए? तो इसका जवाब ढूंढते हैं यहाँ पर तीसरे वाले ग्राफ में। 1973 में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 72% रहा, सेकेंडरी का 13% और टर्सरी का 15%। लेकिन 2000 आते आते आप यहाँ पर देखिए कि टर्सरी सेक्टर बहुत तेज़ी के साथ ग्रो की, लेकिन केवल 23% ही ये रोज़गार देने में लोगों को कामयाब हो पा रही है। सेकेंडरी सेक्टर
इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 16% ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रही थी। और प्राइमरी सेक्टर हम लोग बहुत ज़्यादा फॉल देखे हैं यहाँ पर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर देखें तो अभी भी 61% लोग प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। यानी कि इंडिया की आबादी आधा से ज़्यादा आज भी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्यों जो है, रीज़न क्या रहा टर्सरी सेक्टर का इतना तेज़ी के साथ ग्रो करने का। तो सबसे पहले जो बेसिक सर्विसेज की ज़रूरत थी हम लोगों को, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। लोग अब बेहतर सर्विसेज की डिमांड करने लगे। अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, कोचिंग दिलाने के लिए बेहतरीन संस्थान चाहिए। इसी तरीके से क्राइम बढ़ा तो पुलिस स्टेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव जो विलेजेस में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ऑफिस थी उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, बैंक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, और ये सारी सर्विसेज सेक्टर थी। ऐसा नहीं था कि हमारी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री जो है ग्रो नहीं कर रही थी, वो भी ग्रो कर रही थी, लेकिन इसके ग्रोथ के साथ एडिशनल टर्सरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा था। क्योंकि जैसा आपको पहले बतलाया कि वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेड बढ़ रहा था, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी। इस तरीके से इनके साथ साथ टर्सरी सेक्टर भी ग्रो कर रहा था। लोगों की इनकम बढ़ रही थी इन सब के ग्रो करने की वजह से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो रहा था, लोग बेहतर फैसिलिटीज़ चाह रहे थे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए लोगों को अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। लोग अब बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे, लोग टूरिस्ट स्पॉट ढूंढ रहे थे घूमने फिरने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी बेहतर इलाज के लिए, और एट लास्ट ये सब डिपेंडेंट थे आईटी इंडस्ट्री पर। और आईटी इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट सेकेंडरी सेक्टर में भी, इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा, और इसके वजह से हम देख पाए कि टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ हुआ। लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा है और उसकी ग्रोथ ज़्यादा क्यों नहीं हो पा रही है? तो उन सब के पीछे एक्चुअल में जो मेन कारण है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, या जिसको हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। क्या है ये? तो मान करके चलिए एक खेत है, इतनी बड़ी ज़मीन है ये, इस पर 2 लोग काम करते थे, और ये लोग काम करके यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन करके अर्निंग करते थे। इनके 4 बच्चे हुए, और ये चारों बच्चे फिर इसी खेत पर काम करने लगे। यहाँ पर काम करने की रिक्वायरमेंट जो है, जितने लोगों की ज़रूरत थी वो केवल 2 थे, अब यहाँ पर 4 लोग काम कर रहे हैं। तो 2 लोग एडिशनल काम कर रहे हैं जिसमें एडिशनल बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई एडिशनल प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के 2 लोग जिनको ये लग रहा है कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन वो काम प्रोडक्टिव नहीं है, उसी को हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। शहरों में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिशियन है या एक प्लम्बर है जिसको हफ्ते में 2-3 दिन काम मिल जाती है, और बाकी दिन वो घर में बैठा रहता है, चूँकि उसके पास काम नहीं है, कैजुअल वर्कर है वो, लेकिन उसे लगता है कि वो नौकरी में है, वो काम कर रहा है। इसे हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और ये प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यही वजह है कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वहाँ से प्रोडक्टिविटी बहुत कम मिलती है, और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे कम हो पाता है। तो फिर एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से क्रिएट किया जाए? क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जब हम इन लोगों को आइडेंटिफाई करें कि वैसे कौन लोग हैं जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को प्रमोट करें, और इंडस्ट्रीज जो है उसको सेमी रूरल एरियाज़ में शिफ्ट भी करवाएं, जहाँ पर एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रही हैं, हम उसी के आसपास उससे रिलेटेड इंडस्ट्री का अगर इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगी।
मान के चलिए कि जहाँ पर टमाटर का प्रोडक्शन हो रहा हो वहीं पर टोमेटो केचप का इंडस्ट्री लगाएं, जहाँ पर शुगर कैन का प्रोडक्शन हो रहा हो वहीं पर हम लोग शुगर की मिल लगाएं। इसी तरीके से हर स्टेट और रीजन का अपना अलग अलग पोटेंशियल होता है। कहीं पर टूरिज्म को हम डेवलप करवा सकते हैं, कहीं पर रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप करवा सकते हैं, कहीं पर आईटी इंडस्ट्री को डेवलप करवा सकते हैं। तो उसकी पहचान करके और उस इंडस्ट्री को वहाँ पर डेवलप करवाना। प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी कंडक्ट किया था, अब प्रेजेंटली प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं, जहाँ पर उसने एस्टिमेट किया था कि अकेले एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख नौकरियां जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान दे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाएगी। ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसी तरीके से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज देने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन देने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना होगा हम लोगों को, उसकी डेवलपमेंट करनी होगी, उसके ज़रिए लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार देने में अभी रिसेंट टाइम्स में जो सबसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन और सबसे बेहतर सरकार का जो काम हम लोग को देखने को मिला वो था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसको मनरेगा के नाम से हम लोग जानते हैं। 2005 में राइट टू वर्क कानून के अंतर्गत 625 डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। इसको विलेजेस के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, रूरल इलाके में, जहाँ पर विलेज के अंदर किसी भी तरह का काम हो रहा हो, जैसे कि पंचायत भवन का बनना, स्कूल का बनना, सड़क का, नाली का, कुआं का या तालाब का बनना, उसे मशीन से नहीं करवा के 100% हाथों से काम करवाना था। और जिस गांव में काम हो रहा हो उस गांव के रजिस्टर्ड लोगों को ही नौकरी देनी थी। 100 डेज़ का उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट था, गारंटी थी, यानी कि 100 दिन का काम की गारंटी सरकार उसे दी थी। अगर इतना काम वो नहीं दे पाएगी तो उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, यानी 100 दिन के बराबर का पैसा देगी वो बिना काम करवाए हुए। आइए यहीं पर हम लोग देख लें कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें था कि एक्सप्लेन कीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेचुरली अभी आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर भी टर्सरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, यानी बिना ट्रांसपोर्टेशन के वहाँ का सामान मार्केट में नहीं आएगा या फिर फैक्ट्रीज तक नहीं पहुँच पाएगी। सेकेंडरी सेक्टर भी टर्सरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है, यानी वहाँ का सामान भी मार्केट तक नहीं पहुँच पाएगा, कस्टमर तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो। और हमें भी ट्रेवल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत आसानी के साथ आप चीज़ों को जोड़ करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें था कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यानी कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को हम लोग उस कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ नाप सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो उस कंट्री का डेवलपमेंट जो है, उस कंट्री की जीडीपी ऑलरेडी बढ़ेगी और डेवलपमेंट होगा। तो इसको हमें करना क्या है, इसको प्राइमरी के साथ और टर्सरी के साथ लिंक कर देना है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्जांपल ले लीजिए, हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था कि शुगर या फिर जैगरी बनाने वाली फैक्ट्री, उनको प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होना है क्योंकि शुगर कैन प्राइमरी सेक्टर से ही आएगा। शुगर या फिर शुगर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बनेंगी टर्सरी सेक्टर का हेल्प लेना होगा उसे। तो जब ये फैक्ट्री सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रो करेंगी तो ऑटोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो करेगा और तीनों मिल करके रोज़गार देंगे लोगों को। इस तरीके से अर्निंग बढ़ेगी, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जब लोगों की अर्निंग और रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो यहाँ पर आप देख पाए कि किस तरीके से लास्ट वाले में था यहाँ पर कि किस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो टर्सरी सेक्टर का भी होता है। तो इस तरीके से आप आंसर को कोरिलेट करके बना सकते हैं। अब आइए हम लोग क्लासिफिकेशन करें सेक्टर का एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं
जो कि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं या ऑफिसेज़ हैं और जो भी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करती हैं। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से सरकार ने जो फैक्ट्री लॉ या मिनिमम वेजेस एक्ट या लेबर लॉ, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया है, उसके अनुसार लोगों को पेमेंट करती है और फैसिलिटीज़ देती है। लोगों को काम की सिक्योरिटी, उनकी छुट्टियां, जो भी पेड हॉलीडेज़ हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, पेंशन, मेडिकल बेनिफिट, ये सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं। ऑफिस में या फैक्ट्रीज़ में उनको बेहतर वर्किंग इन्वायरमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। जनरली ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कम लोग यहाँ काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल से ये बाहर होती हैं, इसलिए गवर्नमेंट के रूल्स को ये फॉलो नहीं करती हैं। यहाँ पर जो जॉब्स होती हैं उनमें बहुत कम सैलरी या वेजेस दी जाती हैं और अक्सर रेगुलर वर्क भी नहीं दिया जाता है। रूल्स शायद ही कहीं पर फॉलो होता हो। यहाँ पर लोगों को वीकली हॉलीडेज़ और मेडिकल बेनिफिट जैसी फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती है। कैजुअल वर्कर जितने दिन काम करेंगे सिर्फ उतने दिन का पैसा ही उनको मिल पाता है। जैसे कि स्ट्रीट में लगने वाले जो भी स्टॉल्स हैं, वेंडर्स हैं, छोटे फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं और रिक्शा पुलर हैं, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखें कि किस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये बनी हुई हैं एग्रीकल्चर लेबर्स और छोटे किसानों से, और वहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हैं, आर्टिशियंस हैं, उन सब से। तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है, उनके लिए रूल्स बना सकती हैं, मिनिमम वेजेस का एक जो है नियम वहाँ पर फॉलो करवा सकती हैं। गांव में किसानों को समय पर सीड की डिलीवरी, एग्रीकल्चर इनपुट्स में फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स सस्ते रेट पर, क्रेडिट प्रोवाइड करना, उनको स्टोरेज फैसिलिटीज़ देना, ये सब दे करके इनको बचा सकती हैं और इनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अर्बन एरिया में जो कैजुअल वर्कर है, काम नहीं मिल पाता है जल्दी, उनके लिए जॉब क्रिएशन करके, खास करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब है, लेकिन वहाँ पर रूल्स सबसे कम फॉलो होती हैं। वहाँ पर रूल्स को स्ट्रिक्ट बना करके, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए नियम बना करके, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हेड लोड वर्कर्स हैं, गारमेंट मेकर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, कूड़ा कचरा वगैरह जो बीनते हैं, उन सब के लिए कुछ रूल्स बनाने को और कुछ नियम, जिससे कि उनकी अर्निंग अच्छी हो सके और उसकी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी नहीं तो कम से कम एक लो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाए, उतना करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इन लोगों को चीप और एफोर्डेबल एजुकेशन, हेल्थ और फूड्स जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, उसका इंतज़ाम करना चाहिए। अब हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन देख लें, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप है। यहाँ पर सिंपल सा मतलब है इक्विटी, यानी कि हिस्सेदारी। अगर वो हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा किसी इंडिविजुअल के पास है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के पास है तो उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। और 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट की है तो उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर एसेट्स ओन करती है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में, जैसे कि रेलवेज़ हो गए, पोस्ट ऑफिस है, ये सब एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का। ज़रूरी नहीं है कि ये 100% यानी कि रेलवे का पूरा सारा सामान जो है वो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में हो। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि स्टेशंस को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, कुछ ट्रेन को प्राइवेटाइज़ कर दी गई है, लेकिन 50% से ज़्यादा स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का अगर होगा तो वो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर का बेनिफिट ये है कि पब्लिक सेक्टर केवल प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से नहीं बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, भाई पब्लिक सेक्टर नेसेसरी फॉर अस, इसका ये एक आंसर बन सकता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर जो कि 100% या मोर देन 50% जिसकी इक्विटी
प्राइवेट हाथों में होती है या प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में होती है। मेनली ये लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही काम करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन अब रिसेंट एग्जांपल आप ले सकते हैं, जहां पर जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने अपनी सर्विसेज की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जबकि बीएसएनएल उसे नहीं बढ़ाया, क्योंकि बीएसएनएल पब्लिक सेक्टर है और बाकी ये तीनों प्राइवेट सेक्टर हैं। बीएसएनएल का मोटिव केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव केवल प्रॉफिट अर्न करना है। दूसरा क्यों ज़रूरी है ये पब्लिक सेक्टर हम लोगों के लिए? तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बहुत महंगा पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो कंपनी टाटा या रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी ही क्यों ना हो, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं समझते हैं। या अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर उसकी भरपाई वो हमारे ऊपर से ही करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस या फिर दूसरी तरह की इनकम से जो है वो देना होगा। लेकिन गवर्नमेंट जब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसका मकसद ये नहीं होता है कि वो उसकी भरपाई हम लोगों से करवाए। इसलिए गवर्नमेंट लो रेट्स पर हमें ये सामान मुहैया कराती है, जैसे कि रोड्स हो गए, रेलवेज़ हो गए, ब्रिजेज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत भारी पड़ता है इन्वेस्टमेंट इसमें, जबकि गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करके दो तरीके का काम करती है। एक सोशल वेलफेयर का काम करवाती है, अपने सिटीजन्स को ये सारा फैसिलिटीज़ कई बार फ्री में देती है और कई बार सब्सिडाइज रेट पर देती है। और यही दूसरा प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का मेन कारण बनता है। जहाँ पर रोड्स अच्छी हो, रेलवेज़ अच्छी हो, ब्रिजेज़ वगैरह बने हुए हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी हो, वहीं पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करती है। तो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए भी गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को देखने के लिए आपको थैंक यू।